नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी पर। आज हम लोग इस वीडियो में केवीएस एनवीएस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत आधुनिक इतिहास से अब तक जितने भी क्वेश्चंस केवीएस एनवीएस DSSB EMRS में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले हम लोग प्राचीन इतिहास मध्यकालीन इतिहास से जितने भी क्वेश्चन अब तक बने हैं सभी हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग आधुनिक इतिहास से देखिए कुल 30 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। बाकी देखिए इसमें कुल 60 क्वेश्चंस है, तो हम लोग दो भाग में आधुनिक इतिहास को कवर करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो पीछे का वीडियो यदि आप लोग नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। और देखिए इस चैनल के द्वारा जनरल अवेयरनेस के अलावा कंप्यूटर को देखिए NCERT के माध्यम से थियरी प्लस ICT भी कराया जा, उसका PYQ भी कराया जा रहा है और देखिए हिंदी भी कराया जा रहा है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है यानी कि 144 नंबर का क्वेश्चन, इसको देखते हैं। आधुनिक इतिहास के अंतर्गत पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन से पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रतिपादन किया था। देखिए यह क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे NVS GSA में पूछा गया क्वेश्चन है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की, वेलेजली की, हेस्टिंग की, डलहौजी। देखिए इसका ऑप्शन नंबर D सही होगा। जो यह हड़प नीति था यह डलहौजी जो था इसी ने इसको प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन नंबर देखिए इस क्वेश्चन का D जो होगा सही होगा। व्याख्या देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया और हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रतिपादन और व्यापक रूप से कार्यान्वयन किया, जिसके तहत बिना पुरुष उत्तराधिकारी वाली रियासतों को ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाता था। इस नीति के कारण सतारा, झांसी, नागपुर, उदयपुर जैसी रियासतों का विलय हुआ, जो 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया कि 19वीं सदी में भारत में आरंभ होने वाले सतनामी आंदोलन के संस्थापक या प्रणेता कौन थे। गुरु घासीदास की, पंडिता रमाबाई की, VR नायकर की, ज्योतिबा फुले। देखिए सतनामी जो आंदोलन है इसके संस्थापक जो थे वह गुरु घासीदास थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A जो होगा सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों आप लोग व्याख्या जरा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि एग्जाम में जो है व्याख्या से क्वेश्चन जो है बनेगा। देखिए यहाँ पर व्याख्या दिया कि 19वीं सदी में मध्य भारत के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शुरू हुए सतनामी आंदोलन के संस्थापक गुरु घासीदास थे, जिन्होंने दलित समुदाय के उत्थान और जाति आधारित भेदभाव का मुकाबला करने के लिए इस आंदोलन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक भारत के इतिहास में वर्ष 1757 के प्लासी के युद्ध में किसकी पराजय परिवर्तनकारी घटना सिद्ध हुई। अलीवर्दी खां की, कि मुर्शिद खां की, हैदर अली का, कि सिराजुद्दौला का, किसका। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर D सही होगा। तो सिराजुद्दौला जो होगा यही यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो होगा वह D जो होगा सही होगा। व्याख्या देखते हैं कि 1757 में प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। याद रखिएगा जो 1757 का प्लासी का जो युद्ध हुआ था अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय हुई, जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में स्थापित हुआ। यह भारत के औपनिवेशिक इतिहास की परिवर्तनकारी घटना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। यह देखिए EMRS में लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था, पूछा गया था। पूछा गया कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक, जिसमें अंग्रेजी शासन के कारण अर्थव्यवस्था पर होने वाले कुप्रभाव के कारण अंग्रेजों की आलोचना की गई है, उसके लेखक कौन हैं। बदरुद्दीन तैयब जी, की दादा भाई नौरोजी, की A.O. ह्यूम, की एनी बेसेंट। देखिए इस पुस्तक के जो लेखक हैं दादा भाई नौरोजी हैं। तो ऑप्शन नंबर B जो होगा यहाँ पर सही होगा। याद रखिए आप लोग, कह रहा है कि इस पुस्तक में उन्होंने ब्रिटिश शासन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव और भारत से धन के निष्कासन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत पर यह बुक आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने
कृष्णा जिले में फॉरवर्ड ब्लॉक की शाखा स्थापित की? पेटा बोपैया ने, कि राजेंद्र प्रसाद ने, कि सुभाष चंद्र बोस ने, कि भगत सिंह ने? देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा, पेटा बोपैया ने किया था कृष्णा जिले में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। व्याख्या सीधे देखते हैं। पेटा बोपैया ने कृष्णा जिले में फॉरवर्ड ब्लॉक की शाखा की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की थी, ये भी याद रखिएगा। लेकिन इसकी शाखाएं भारत के विभिन्न हिस्सों में उनके अनुयायियों द्वारा स्थापित की गई, जिसमें से एक पेटा बोपैया भी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि 1864 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रथम व्यक्ति मतलब भारतीय कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, की दादा भाई नौरोजी, की सुरेंद्रनाथ बनर्जी, की सत्येंद्रनाथ टैगोर? देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 1864 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले जो प्रथम भारतीय थे वह सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी जो होगा सही होगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि मैं आप लोगों से यह कभी नहीं कहता हूं कि वीडियो को हमारे लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन देखिए यदि आप लोगों को यह कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा। और देखिए मैं EMRS एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर ICT टीचर के द्वारा मैं पढ़ाया था। और देखिए 15 में से 14 क्वेश्चंस का हम प्रूफ भी दिए हैं। एग्जाम में जो हम कंटेंट दिए थे वही से सब आया था। TGT में 15 में से 14 क्वेश्चंस, PGT में भी 15 में से 14 क्वेश्चंस आया था। अब देखिए हम KVS NVS के लिए भी कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, तो उसमें भी हमारा जो लक्ष्य है कि 20 में 20 क्वेश्चंस इस बार मैं KVS NVS में इसी चैनल से फंसाऊँगा, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए व्याख्या दिया कि सत्येंद्रनाथ टैगोर 1864 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रथम भारतीय थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर एक लेखक, कवि, संगीतकार और समाज सुधारक थे। वे प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। अगला क्वेश्चन है कि 1928 में साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध भारत में व्यापक आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। देखिए इसका सही विकल्प होगा। बाकी जो दिया किसने भारत के विभाजन की सिफारिश की गलत है, इसने स्थानीय स्वशासन को समाप्त किया, यह भी गलत है। इसने किसानों पर भू राजस्व बढ़ा दिया, यह भी गलत है। यहाँ पर यही जो साइमन कमीशन जो आया था भारत में, उसका यही व्यापक रूप से उसका विरोध इसलिए किया गया था कि इसमें कोई भी जो भारतीय जो सदस्य था मतलब वो भारतीय सदस्य नहीं था, सब अंग्रेज ही उसमें थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो होगा ये इसका सही होगा। व्याख्या देखते हैं। दिया कि 1928 में साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध भारत में व्यापक आंदोलन का मुख्य कारण यह था कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों को यह अपमानजनक लगा कि उनके भविष्य का फैसला करने वाले आयोग में उनका कोई भी प्रतिनिधि नहीं था, जिसके कारण इस आयोग को भारतीय संविधान बनाने के लिए अयोग्य माना गया। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को कम से कम डेली 2 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा PYQ का। जैसे मान लीजिए मैं हिंदी और आप लोगों का कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, यह 3 मैं सब्जेक्ट लेकर चल रहा हूँ। तो किसी दिन आपको हिंदी और कंप्यूटर का मिलेगा, तो किसी दिन कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस का मिलेगा। इसी प्रकार मैं कम से कम 2 वीडियो आप लोगों को डेली प्रोवाइड कराऊंगा। और देखिए आप लोगों का एग्ज़ाम 10-11 जनवरी को है। 5 जनवरी तक पूरा मैं PYQ जो है इंड करा दूंगा, और साथ में करंट अफेयर का भी मैं जल्द ही क्लास स्टार्ट करा दूंगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक द्वारा अंग्रेजी भाषा में शुरू किया गया था? इंडिया विंस ऑफ फ्रीडम, की केसरी, की स्वराज, की मराठा? तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा। मराठा जो समाचार पत्र था यह बाल गंगाधर तिलक द्वारा अंग्रेजी में शुरू किया गया था। और देखिए केसरी जो था यह मराठी में था। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। व्याख्या दिया है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा अंग्रेजी भाषा में शुरू किया गया समाचार पत्र मराठा था। इसके अलावा केसरी देखिए समाचार पत्र भी बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित मराठी भाषा का समाचार पत्र था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करना और भारतीय स्वतंत्रता के लिए जनमत तैयार करना था। याद रखिएगा आप लोग। देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैं बहुत ही कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चंस करा देता हूं, तो भी आप लोग वीडियो को बिना कहे लाइक करते नहीं। देखिए पता नहीं कौन लोग हैं जो वीडियो को डिसलाइक कर भाग जाते हैं। देखिए 2-3 लोग ऐसे हैं जिन्हें हमारे वीडियो का इंतजार रहता है। जो मैं अपलोड करता हूं त्यों देखिए डिसलाइक कर भाग जाते हैं। पता नहीं वे कौन लोग हैं, किसी चैनल के द्वारा भेजे गए हैं कि खुद चैनल वाला है कोई। जो मैं देखिए वीडियो अपलोड करता हूँ त्यों देखिए डिसलाइक करके लोग भाग जाते हैं। और आप लोग लाइक भी नहीं करते। यदि आप लोग लाइक करते हैं तो देखिए डिसलाइक करने से कोई चैनल पर प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन लोग डिसलाइक करते हैं तो चैनल का देखिए रैंक जो है डाउन हो जाता है। तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा बिना हमारे कहे। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक निर्णायक विजय साबित हुआ?
जिससे उसने शुरुआती दौर में भारत के एक बड़े भूभाग पर नियंत्रण कर लिया है। पानीपत का तीसरा युद्ध की हल्दी घाटी का युद्ध की प्लासी का युद्ध की तैयारी का, देखिए यहाँ पर प्लासी का युद्ध होगा, बाकी जो दिया है यह सभी मुगल से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर मध्यकालीन युद्ध है, बाकी यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया पूछा था, तो प्लासी का जो था 1757 वाला, यही यहाँ पर इसका सही होगा। तो 152 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। व्याख्या देखते हैं, कह रहा कि प्लासी का युद्ध 1757 में पश्चिम बंगाल के प्लासी नामक स्थान पर भागीरथी नदी के पूर्वी तट पर लड़ा गया। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों की सेना के खिलाफ मोर्चा संभाला। अंततः नवाब की हार हुई और ब्रिटिश कंपनी ने भारत के एक बड़े भूभाग पर नियंत्रण कर लिया। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1911 में ब्रिटिश राजा किंग जॉर्ज पंचम के भारत में स्वागत के लिए निम्नलिखित में से किसका निर्माण किया गया था? कलकत्ता में चौरंगी लेन का, कि बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया का, कि कलकत्ता में ओल्ड फोर्ट घाट का, कि मद्रास में व्हाइट टाउन का? तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था ब्रिटिश राजा जब वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 का सही होगा। देखिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की मुंबई यात्रा की स्मृति में किया गया था। उसकी आधारशिला 1911 में रखी गई थी और स्मारक का निर्माण 1924 में पूरा हुआ था। देखिए यह कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। यह क्वेश्चन KVS PRT में भी पूछा गया है और साथ में EMARS TGT में भी पूछा गया, सेम इसी क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। अब देखिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोगों के पास बहुत अधिक टाइम नहीं बचा है कि आप लोग पूरा थियोरी पढ़ेंगे। तो आप लोग जब तैयारी देखिए बढ़िया से करना चाह रहे हैं तो केवल आप लोग PYQ करिए। PYQ करेंगे तो वही आपका सिलेबस देखिए पूरा भी करा देगा और एग्जाम में बढ़िया ही कर आएंगे। तो PYQ आप लोग पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन दिया कि वर्ष 1815 में वाटरलू के युद्ध में किस नेता की पराजय हुई थी? जार अलेक्जेंडर का, कि चार्ल्स द्वितीय का, कि नेपोलियन बोनापार्ट का, कि हेनरी फोर्थ का? देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी सही होगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट का हार हुआ था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर पराजय हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। देखिए करा कि 18 जून 1815 में बेल्जियम में हुई वाटरलू का युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई। नेपोलियन का यह अंतिम युद्ध था। एक तरफ फ्रांस था तो दूसरी तरफ ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया, हंगरी की सेना थी। युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछ लिया कि इसमें देख रहे हैं। कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पंख वाली महिला यानी कि विंग्ड वुमेन का राजनीतिक चिन्ह निम्नलिखित में से किसका प्रतीक था? कानून का, मानवीकरण का, कि ज्ञानोदय का, कि शाश्वतत्व का, कि फ्रांस के ध्वज का? तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कानून का मानवीकरण से संबंध है पंख वाली महिला का फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। तो ऑप्शन नंबर देखिए ये इस क्वेश्चन का सही होगा। व्याख्या यहाँ पर दिया, कुछ हम लोग याद रखिएगा। जैसे राजनीतिक चिन्ह है टूटी हुई जंजीर, राजदंड, इसका मतलब है कि दासों की आज़ादी, शाही सत्ता का प्रतीक, कानून का मानवीय रूप, एकता में ही बल है। और पंख वाली महिला, इसका जो प्रतीक मतलब इसका यह था कि कानून का मानवीय रूप, एकता में ही बल है। 156 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति में क्रांतिकारियों को प्रेरित करने वाली पुस्तक दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखी? इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। देखिए यह क्वेश्चन है D2 और KVS दोनों पूछा है। थॉमस हॉब्स ने, कि जॉन लॉक ने, कि जीन जैक रूसो ने, कि मॉन्टेस्क्यू? देखिए यह पुस्तक जो है यह रूसो का पुस्तक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी जो होगा वह सही होगा। व्याख्या देखते हैं कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट को फ्रांसीसी क्रांति का बाइबल माना जाता है। याद रखिएगा एग्जाम में पूछ लेगा कि किस पुस्तक को फ्रांसीसी क्रांति का बाइबल माना जाता है, तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट को। इस पुस्तक के लेखक जीन जैक्स रूसो हैं। इस पुस्तक ने फ्रांस सहित दुनिया के कई हिस्सों में क्रांतियों को प्रेरित किया। इस पुस्तक का सारांश यह है कि शासन करने की शक्ति और अधिकार लोगों के पास है जो संप्रभु है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि इतिहास में किस वैश्विक घटना क्रम की शुरुआत वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के धड़ाम से गिरने से हुई? खाड़ी युद्ध प्रथम, की अमेरिकी गृह युद्ध, की आर्थिक महामंदी यानी कि द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, की तेल का संकट? देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। आर्थिक जब महामंदी आई थी तो उस टाइम वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो था वह अमेरिका में स्थित है, वह धड़ाम से गिर गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा।
आगे बढ़ते हैं। देखिए 158 नंबर क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर के शासक बने थे? 1792 में कि 1772 में कि 1762 में कि 1782 में? देखिए टीपू सुल्तान जो थे वह 1782 में मैसूर के शासक बने थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह सही होगा। व्याख्या देखते हैं कि हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य 1781 ईस्वी में हुए पोर्टनोवा के युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाने के बाद मैसूर के शासक टीपू सुल्तान वर्ष 1782 में शासक बने। याद रखिएगा इसको। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 ईस्वी में हुआ था, मैसूर शासक टीपू सुल्तान और अंग्रेज सेनानायक वेलिजली के मध्य हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। इस युद्ध के पश्चात वेलिजली ने कहा, अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। ये भी एग्जाम पूछ लेगा कि यह कथन किसने कहा था कि अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है, तो यह वेलिजली ने कहा था। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक चला था, किसके बीच लड़ा गया था? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, कि टीपू सुल्तान और मराठों के बीच, कि हैदर अली और पुर्तगालियों के बीच, कि टीपू सुल्तान और फ्रांसीसियों के बीच? देखिए क्वेश्चन एनवीएस पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध जो लड़ा गया था 1767 से 69 के बीच हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। आप लोग इसको याद रखिएगा। व्याख्या देखते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इस युद्ध का मुख्य कारण हैदर अली का फ्रांसीसियों के साथ मैत्री संबंध था। इस युद्ध में मराठे और निजाम सर्वप्रथम अंग्रेजों की तरफ से त्रिकूट का निर्माण करते हैं, जिससे हैदर अली भंग कर देता ये होगा और निजाम को अपनी तरफ मिला लेता है। युद्ध का समापन 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि के तहत हुआ। इस संधि की शर्तें हैदर अली के पक्ष में थी। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है आंसर देखिए। क्वेश्चन से यह पूछा था कि किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाघ कहा जाता है? देखिए टीपू सुल्तान को ही कहा जाता है, लोग याद रखिएगा। तो नवंबर 1750 ईस्वी में जन्मे टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र और एक महान योद्धा थे, जिन्हें मैसूर के शेर यानी कि बाघ के रूप में भी जाना जाता है। कहीं पर मैसूर के शेर भी लिखा रहता है। टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल के दौरान कई प्रशासनिक नवाचारों की शुरुआत की, जिसमें उनके द्वारा शुरू किए गए सिक्के, एक नया सौर कैलेंडर और एक नई भूमि राजस्व प्रणाली शामिल थी, जिसने मैसूर रेशम उद्योग के विकास की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन दिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक आज्ञा पत्र द्वारा पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 सालों तक की छूट दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई और कालांतर में कंपनी ने भारत के लगभग सभी क्षेत्रों पर अपना सैनिक तथा प्रशासनिक आधिपत्य स्थापित कर दिया। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में अंग्रेजों के लिए फ्रांसीसी चुनौती निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद समाप्त हो गई? तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर जो होगा वानडिवास का युद्ध होगा, तो यही इस क्वेश्चन का सी जो होगा वह सही होगा। व्याख्या देखते हैं कि आप लोग वानडिवास का युद्ध याद रखिए, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। वानडिवास के युद्ध के पश्चात भारत में फ्रांसीसियों की राजनीतिक शक्ति समाप्त हो गई। वानडिवास का युद्ध वर्ष 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। याद रखिएगा कि वानडिवास का जो युद्ध था वर्ष 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में हार के कारण फ्रांसीसियों को पांडिचेरी यानी कि जो वर्तमान पुडुचेरी है अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। यह युद्ध आयरकुट अंग्रेजों एवं काउंट लाली फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था। याद रखिएगा फ्रांसीसियों के तरफ से जो था वह काउंट लाली था और अंग्रेजों के तरफ से जो था वह आयरकुट था। याद रखिएगा। 163 नंबर क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत किस वर्ष आए थे? 1470 में कि 1445 में कि 1498 में कि 1450 में? देखिए वास्को डी गामा जो भारत आया था वह 20 मई 1498 को आया था। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी जो होगा सही होगा। व्याख्या लोग देखते हैं। देखिए व्याख्या दिया कि 17 मई करा कि पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत में 17 मई 1498 ईस्वी को केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट कप्पकडानू गांव तक जो इसी के तट पर पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है कि कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की? अकबर के कि जहांगीर के कि शाहजहां के कि औरंगजेब के? देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो यहाँ पर जहांगीर जो होगा यही इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। व्याख्या दिया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी।
उस समय भारत का शासक अकबर का समय काल दिया है 1556 से 1605 तक था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1613 से मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में सूरत में स्थापित की। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? हम लोग पढ़ चुके हैं, बताइए। चार्ल्स स्टुअर्ट ने किया था कि वारेन हेस्टिंग्स ने कि जेम्स लैंकेस्टर ने कि रॉबर्ट क्लाइव ने? कौन किया था? तो क्लाइव जो था यही किया था। तो 165 का कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह सही होगा। व्याख्या देखिए दिया है कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। इस युद्ध में क्लाइव की जीत हुई और मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर बिठाया गया और प्लासी का युद्ध भारत के निर्णायक युद्धों में से एक था। इस युद्ध में क्लाइव की विजय नवाब के विश्वास पात्रों के विश्वासघात का परिणाम था। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि 1757 में प्लासी की लड़ाई ने बंगाल के किस नवाब को ब्रिटिश सेना ने हराया था? अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कौन हराया था। तो ब्रिटिश सेना जो हराया था वह सिराजुद्दौला को हराया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी जो होगा सही होगा। हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। इसका मुख्य कारण है कि सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर ने गद्दी के लालच में विश्वासघात किया और अंग्रेजों से मिल गया था। इस युद्ध में दो वफादार सेनानायक मीर मदान और मोहनलाल थे। मीर मदान की युद्ध स्थल में मृत्यु हो गई थी। नवाब की हत्या मीर जाफर के पुत्र मीरन ने मुहम्मद बेग द्वारा करवा दी। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि कुख्यात विश्वासघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? बताइए। हल्दी घाटी के कि प्लासी के कि पानीपत के कि बक्सर के? तो यह किससे संबंधित था? यह प्लासी के युद्ध से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा इसका सही होगा। व्याख्या देखते हैं। देखिए कह रहा है कि यहाँ से हम लोग देखते हैं सिराजुद्दौला की सेना में जहाँ एक और मीर मदान व मोहनलाल जैसे देशभक्त थे, वहीं दूसरी ओर मीर जाफर जैसे विश्वासघाती भी थे। इस युद्ध में मीर मदान मारा गया तथा रॉबर्ट क्लाइव विजयी बना। फलस्वरूप मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश व्यापारियों के लिए कपास पर कर समाप्त कर दिया था? लॉर्ड रिपन ने कि लॉर्ड डफरिन ने कि कर्जन ने कि लीटन ने? तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो होगा वह डी होगा। तो लीटन जो था वह ब्रिटिश व्यापारियों के लिए कपास पर कर समाप्त कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी जो होगा सही होगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जो लीटन था इसका 1876 से 80 तक कार्यकाल था। इसने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया था, जैसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी, फिर आर्म्स एक्ट 1878 ईस्वी, भयंकर अकाल की उपेक्षा की और दरबार का आयोजन किया। यह सब लीटन के द्वारा किया गया था, जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। ब्रिटिश व्यापारियों के लिए आयातित कपास पर कर समाप्त कर दिया। सिविल सेवा परीक्षा देने के लिए अधिकतम आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। सब लॉर्ड लीटन के समय में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया कि 15वीं शताब्दी के दौरान सभी विदेशी कंपनियां एक जैसी चीज़ों को खरीदने में रुचि रखती थी, जैसे कि भारत में तैयार किया जाने वाला उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला बताया क्या था? ऊन की, सन यानी फ्लैक्स की, जूट की, कपास और रेशम। तो देखिए भारत में जो सबसे बढ़िया जो तैयार किया जाता था वह कपास और रेशम था, जिसका यूरोप में बड़ा बाजार था। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी का भी बहुत मांग थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही होगा। देखिए NVS PGT में क्वेश्चन पूछा गया है। 15वीं शताब्दी के दौरान सभी यूरोपीय कंपनियां एक जैसी वस्तु खरीदने में रुचि ज़्यादा रखते थे, क्योंकि वे वस्तुएं भारत में सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली होती थी। इन वस्तुओं को ले जाकर यूरोपीय कंपनियां अधिक मुनाफा कमाती थी तथा यहाँ से प्राप्त कच्चे माल को एक नया उत्पाद बनाकर भारत जैसे बड़े बाजार में बेचती थी, जिससे उनको अधिक लाभ प्राप्त होता था। यह वस्तुएं थी कपास, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी आदि। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हुए 1857 के क्रांति में हिस्सा नहीं लिया? तात्या टोपे की, टीपू सुल्तान, नाना साहब की, रानी लक्ष्मीबाई। देखिए जो टीपू सुल्तान इन्होंने भाग नहीं लिया था 1857 की क्रांति में, बाकी सब लिए थे। तो ऑप्शन नंबर 170 का बी जो होगा वह सही होगा।
व्याख्या देखिए दिया है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। इस क्रांति में कई भारतीय क्रांतिकारी शामिल हुए। नाना साहेब और तात्या टोपे ने कानपुर से 5 जून 1857 ईस्वी को इस क्रांति में भागीदारी की। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से इस विद्रोह में सम्मिलित हुई, जबकि लियाकत अली इलाहाबाद से सम्मिलित हुए। टीपू सुल्तान चतुर्थांगल मैसूर 1799 ईस्वी में पराजित हुए और इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखे दिया कि 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार ने दृढ़कृत दिल्ली शहर को जब्त कर लिया। सितंबर 1857 में उन्होंने शहर के एक दरवाजे को जला दिया और दिल्ली में प्रवेश किया। वह कौन सा दरवाज़ा था? लाहौरी दरवाज़ा कि कश्मीरी दरवाज़ा कि तुर्कमान दरवाज़ा कि दिल्ली दरवाज़ा? देखिए यह जो दरवाज़ा था वह कश्मीरी दरवाज़ा था। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी जो होगा वह सही होगा। प्रश्न का हम लोग व्याख्या देखते हैं। व्याख्या दिया कि कश्मीरी दरवाज़ा दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्य उत्तर दिशा यानी कि कश्मीर की तरफ होने के कारण इसे कश्मीरी दरवाज़ा कहा गया। इसका निर्माण रॉबर्ट स्मिथ द्वारा वर्ष 1835 में किया गया था। अंग्रेजों द्वारा इसे 1857 ईस्वी में जला दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतिहर, मजदूर की, साहूकार की, जमींदार की, किसान ने? देखिए 1857 की क्रांति में जो भाग नहीं लिया था वह साहूकार जमींदार दोनों ने भाग नहीं लिया था। बाकी देखिए खेतिहर, मजदूर, किसान सब भाग लिए थे, लेकिन यह दोनों भाग नहीं लिए थे, साहूकार जमींदार लोग। तो इस क्वेश्चन में बी और डी दोनों सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं कि 1857 का सिपाही विद्रोह उत्तरी और मध्य भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उभरे सैन्य असंतोष व जन विद्रोह का परिणाम था। इस विद्रोह का मुख्य कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि कारणों का सम्मिलित परिणाम था। 1857 के सिपाही विद्रोह में शामिल प्रमुख जो व्यक्तित्व जैसे कि नाना साहब कानपुर, तात्या टोपे कानपुर से इनका संबंध था, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी से, बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर से, बेगम हजरत महल का संबंध लखनऊ से, रानी अवंतीबाई मंडला मध्य प्रदेश। 1857 के विद्रोह की विफलता के कारण देख लीजिए यहाँ पर दिया है कि भारत में एकता के अभाव के कारण विद्रोहियों को शिक्षित भारतीयों का सहयोग नहीं मिला और देखिए विद्रोहियों को कुशल व सुयोग्य नेतृत्व नहीं मिला। भारतीय जमींदार साहूकार विद्रोह में तटस्थ रहकर ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग किया था। तो यह भी 1857 की क्रांति का हार का ये भी सब कारण थे, अपने लोग जो जाकर धोखा दिए थे। अगला क्वेश्चन से है कि दिल्ली के नज़दीक किस ऐतिहासिक साइट पर 8 जून 1857 को भारतीय सिपाही को हार मिली थी? बदली की सराय पर कि इलाहाबाद में कि आलमबाग पर कि खास बाजार? देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर होगा बदली की सराय जो होगा ये इस क्वेश्चन का ए जो होगा सही होगा। देखिए दिल्ली में खास कर एग्जाम में पूछा गया था। थोड़ा बार व्याख्या देख लीजिए। दिल्ली के नज़दीक बदली की सराय नामक ऐतिहासिक स्थान है जहाँ पर 8 जून 1857 को भारतीय सिपाहियों को हार मिली। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध भाषण किस शहर में दिया था? शिकागो में कि सैन फ्रांसिस्को में कि लॉस एंजल्स में कि वाशिंगटन में? तो देखिए उन्होंने अपना जो भाषण दिया था वह शिकागो में दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। यह क्वेश्चन देख सकते हैं NVS PGT में यह पूछा गया क्वेश्चन है, ये सही होगा। व्याख्या देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 ईस्वी को अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। यहाँ उन्होंने सभी धर्मों के एकता के विषय में कहा था। वर्ष 1896 में इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना भारतीय धर्म एवं दर्शन के प्रचार के लिए की। वर्ष 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। देखिए दोस्तों हम लोग जो है 30 क्वेश्चन जो है कवर कर चुके हैं। यहाँ पर आगे क्वेश्चन और देख लेते हैं। सूची यहाँ पर मिलान करना है आप लोगों को, इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर मैचिंग करना है। तो यह बताना है कि जैसे देखिए हम मैच करते हैं, आप लोग मैच करिएगा। राजा राम मोहन राय देखिए इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था और यह दिया है दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना इन्होंने किया था। और देखिए स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना दयानंद सरस्वती प्रार्थना समाज की गोविंद महादेव रानाडे का देखिए यहाँ पर दिया कि प्रार्थना। देखिए आत्माराम पांडुरंग कहीं कहीं लिखा रहता है तो यहाँ पर दूसरे का भी हो जाएगा। तो ए का सी, 2 का बी, 3 का ए, 4 का डी। और हम लोग देखते हैं कहाँ पर दिया है।
तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका होगा CBAD। देखते हैं किस में दिया है। CBAD सी यहाँ पर देखिए सही होगा। यहाँ पर मिलान भी किया कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 ईस्वी में। महादेव गोविंद रानडे के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में। दयानंद सरस्वती की के द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 में। स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में। देखिए कहीं कहीं आत्माराम पांडुरंग भी दिया रहता है, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि नील विद्रोह कृषक आंदोलन बंगाल भारत में कब शुरू हुआ। नील विद्रोह 1889 में कि 61 में कि 1897 कि 1859 में। देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा। 1859 में नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी यहाँ पर सही होगा, यही यहाँ पर सही होगा। अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए यूरोपीय बागान मालिकों ने किसानों को खाद्य फसलों के बजाय नील की खेती करने के लिए बाध्य किया। परिणाम स्वरूप वर्ष 1859 में बंगाल के किसानों द्वारा नील बागान के मालिकों के विरुद्ध एक विद्रोह किया, जिसे नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और देखिए बंगाली लेखक और नाटककार दीनबंधु मित्रा ने अपने नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले किसानों के प्रति होने वाले व्यवहार का वर्णन किया। यही याद रखिएगा कि दीनबंधु मित्र के द्वारा जो लिखा गया था नाटक था वह नील दर्पण था, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया कि चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के क्या थे। आध्यात्मिक गुरु थे कि ज्येष्ठ भाई कि राजनीतिक उपदेशक या गुरु की घनिष्ठ मित्र। देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चित्तरंजन दास जो थे वो सुभाष चंद्र बोस के ये राजनीतिक उपदेशक थे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं कि देखिए सुभाष चंद्र बोस का जन्म 30 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। ये एक उग्र राष्ट्रवादी थे। बोस जो थे विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्होंने अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे उन्हें, जबकि चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे। बोस ने वर्ष 1938 यानी कि हरिपुरा एवं वर्ष 1939 त्रिपुरा के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया कि पिट्स का भारत अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, यानी पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था। इजी क्वेश्चन से बताइए 1819 में कि 1784 में कि 1897 कि 1901 में। तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट जो था यह आया था, आप लोग इसको याद रखिएगा। कह रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट सन 1784 में पारित किया गया था। इसका नाम ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। यह कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता था। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। बताइए 1919 में कि 1921 में कि 1920 में कि 1922 में। देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो होगा डी सही होगा। 1922 में 1 अगस्त ये देखिए 1922 में इसको बंद कर दिया गया था। आइए पूरा हम लोग व्याख्या के साथ पढ़ते हैं अब क्यों बंद कर दिया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन देखिए 1 अगस्त 1920 को आरंभ किया। इस आंदोलन में मुस्लिम नेताओं ने भी उनका साथ दिया। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई तथा 6 माह में ही इसमें 1 करोड़ एकत्रित हो गए थे, भी याद रखिएगा। 4 फरवरी 1922 देखिए कहीं कहीं 5 फरवरी भी लिखा रहता है, यहाँ पर देखिए लिखा है कि 4 फरवरी। आप लोग जरा हमें कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा डेट सही होगा, 4 फरवरी को 5 फरवरी होगा, जरा बताइएगा। देखिए 4 फरवरी 1922 ईस्वी में हुए चौरी चौरा कांड के पश्चात गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस समिति की बैठक बुलाकर इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग 1800 यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। गोपाल कृष्ण गोखले की, दादा भाई नौरोजी की, बदरुद्दीन तैयब जी की, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, बदरुद्दीन तैयब जी, आप लोग इसको याद रखिएगा। व्याख्या दिया है कि वर्ष 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्र भारत का प्रमुख राजनीतिक दल है और इसकी स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व वर्ष 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष दल के चुने हुए प्रमुख होते हैं जो आम जनता के साथ दल के रिश्ते को ऐसा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। असम में कि लखनऊ में कि दिल्ली में कि बम्बई में। देखिए बम्बई में ही हुआ था, आसान क्वेश्चन है।
व्याख्या ही देख लेते हैं। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसका प्रथम अधिवेशन 72 प्रतिनिधियों, याद रखिएगा 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बम्बई यानी कि मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव जनरल सेक्रेटरी एओ ह्यूम थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वह बिमल चंद्र बनर्जी बने थे, यानी कि WC बनर्जी, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे? त्रिपुरी में कि रामगढ़ में कि बेलगाम में कि कराची में? देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, त्रिपुरी में ही इन्हें चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। कह रहा है कि कांग्रेस का त्रिपुरी, देखिए त्रिपुरी जो है यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। अधिवेशन जो हुआ था 1939 में संपन्न हुआ। और देखिए कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था। उन्होंने महात्मा गांधी के प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारामैया को 203 वोटों से हराकर दूसरी बार कांग्रेस का अध्यक्ष पद हासिल किया। पहली बार सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी में अध्यक्ष बने थे। 1939 ईस्वी में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था का सृजन किया था। यह याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह व्याख्या दिया है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार और इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और देखिए दोस्तों, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि PDF दीजिए, PDF दीजिए। देखिए अभी आप लोगों को PDF नहीं दिया जाएगा। जब पूरा यह क्लास एंड हो जाएगा उसी दिन मैं आप लोगों को फ्री में, एकदम फ्री ऑफ कास्ट टेलीग्राम पर इन सभी PDF को मैं अपलोड कर दूँगा। इसलिए आप लोग बार बार कमेंट मत करिए PDF के बारे में, मैं खुद आप लोगों को PDF को दे दूंगा। बाकी कंप्यूटर का PDF ऑलरेडी अपलोड है टेलीग्राम पर, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। और यह जब क्लास एंड हो जाएगा तब मैं दे दूंगा, आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा PDF से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दिया आगे, खुदाई खिदमतकार संगठन के संस्थापक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू की चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की खान अब्दुल गफ्फार खान की सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो देखिए खुदाई खिदमतगार संगठन के जो संस्थापक थे वह खान अब्दुल गफ्फार खान थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह सही हो जाएगा। देखिए दिया है, थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार यानी कि सर्वेंट ऑफ गॉड आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से प्रेरित था। वर्ष 1929 में अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी के बाद यह आंदोलन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से समर्थन प्राप्त करने में विफल रहा, जिसके बाद यह आंदोलन औपचारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1927 में कि 1932 में कि 1930 में कि 1925 में? देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी सही होगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किया गया था वर्ष 1930 में शुरू किया गया था। आप लोग इसको याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 144 से लेकर 184 तक हम लोग पढ़े हैं। 144 से लेकर 184 तक, यानी हम लोग जो पढ़े हैं टोटल 40 क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग का इन 40 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। अब देखिए कल इसका जो अगला भाग में हम लोग बाकी कवर करेंगे। कल जो है हम लोग आधुनिक भारत भी पूरा इंड कर देंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग देख सकते हैं कि मात्र 40 मिनट के अंदर ही आप लोगों को 40 क्वेश्चन व्याख्या के साथ इतना जल्दी में करा दिया गया है। तो अंत में यही कहूँगा कि यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो लाइक करिएगा। और देखिए आप लोग कमेंट भी करिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट भी जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। इसी प्रकार के और भी PYQ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।